वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि पंत जी की काव्य यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो पंत जी कौन थे? उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावाद के एक स्तंभ माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। हालांकि छायावाद तक ही ये सीमित नहीं रहते, छायावाद के बाद में ये यथार्थवादी युग यानी प्रगतिवादी युग के नाम से जिसको हम जानते हैं, जो 1935 से 1945 तक का काल रहा है। उसके बाद में अंतश्चेतनावादी युग जो कि 1946 से 1948 तक रहा है। उसके बाद में नव मानवतावादी युग जो 1949 के बाद से लगभग जो है 60 कविता के आसपास तक रहा है। तो यहाँ तक इनकी काव्य यात्रा है। इस काव्य यात्रा के दौरान इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं, उन सभी के बारे में आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना होता है। तो पंत जी की जो काव्य यात्रा है बड़ी लंबी है, एक छोटी सी नहीं, इसलिए इनको छायावाद का एक स्तंभ माना जाता है। मित्रों, छायावाद के 4 स्तंभ हैं और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जिनको हम प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं, ठीक, प्रसाद पंत, और निराला निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि एकदम से मैं बताऊं तो इनकी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इनकी फोटो में बाल वगैरह बड़े बड़े और एकदम से इतने अच्छे तरीके से ये हर एक कविताओं को लिखते हैं। मानो मतलब एक गरीबी के प्रति इन्होंने एक कविता लिखी थी, भिक्षुक नामक कविता आपने पढ़ी होगी। तो भारतेंदु जी ने उसमें लिखा कि वह आता दो टूक कलेजे का, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा, एक लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का, करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते हुए पेट को चलते, दाहिना दया दृष्ट पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओढ़ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। इस प्रकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं हैं। और हालांकि सबसे मजेदार बात इसमें यह है मित्रों कि ये प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। किस पाठ्यक्रम में? तो बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य पेपर 1 में। किसमें? बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य पेपर 1 में आपके संकलित है, जिसको हम आधुनिक अवधि काव्य के नाम से जानते हैं। तो बीए सेकंड ईयर वाले इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो हिंदी साहित्य प्रेमी हो वो तो देखें ही, ठीक। तो पंत जी की जो काव्य यात्रा थी वो कैसी थी, किस प्रकार से थी, इसको मैं बताऊंगा। साथ ही ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो, इसलिए हम इसी प्रकार के प्रश्नों को लाते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा, लेकिन अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो दीर्घ उत्तरीय में भी अगर पूछा आता तो अगर इतना आप लिख देते हैं तो अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इधर उधर बातें कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि पंत जी की काव्य यात्रा आखिरकार कैसी रही, ठीक। देखते हैं पंत जी की काव्य यात्रा मित्रों। उससे पहले जान ले पंत जी जो है ये छायावाद के जो है एक छायावाद में एक चतुष्ट स्थान रखते हैं। मतलब 4 जो स्तंभ है, प्रसाद पंत निराला, उसी में महादेव वर्मा, ये 4 स्तंभ माने जाते छायावाद जो कविता का युग था, ठीक। वो जो 1900 लगभग 18 से 1934 के आसपास तक जो है चला, ठीक। अब हम इनकी बात करें जो है सुमित्रानंद पंत जी की, देखें यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी का छायावादी कवि में चातुष्टय में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी 4 कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी काव्य यात्रा कई पड़ावों से होकर के गुजरती है। उनकी काव्य यात्रा को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। पहला देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग, यानी प्राकृतिक सौंदर्यवादी यानी प्रकृति के प्रति उद्दीपक रूप इसमें बताया गया है। पंत जी जो हैं वो कैसे व्यक्ति हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। और जो है अगर बात करें तो प्रकृति का प्रयोग, आलंबन, उद्दीपन, संवेदनात्मक, रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक, मानवीकरण एवं अलंकारिक तमाम रूपों में इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है नौका विहार, उसमें जब आप देखेंगे तो प्रकृति का मानवीकरण बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपको मिलेगा। जब उसकी व्याख्या खंड बताऊंगा तो उसमें सारी चीजें आपको जो है बता दूंगा, ठीक। तो देखिए प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग यानी छायावाद के नाम से जिसको हम जानते हैं, इसमें प्रकृति के बारे में सभी कवियों ने भरपूर प्रकृति का विभिन्न प्रकार के नाना रूपों में जो है प्रस्तुत किया है प्रकृति को, ठीक। तो सन 1914 से 1934 तक जो है इन्होंने किसकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन आदि रचनाएं रची। ये सारे काव्य ग्रंथ हैं इनके, ठीक है। काव्य की जो है एकदम से काव्य संग्रह हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ठीक है। इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित हैं, ठीक। दूसरा युग आता है यथार्थवादी युग यानी प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग, ठीक है, 1935 से 1945 तक माना जाता है। इसमें इनकी कविता युगांत,
युगबाणी और ग्राम्या, इतनी आदि रचनाएं जो है, ग्राम्या, युगांत, युगबाणी, इसमें ये भी काव्य संकलन है, इसमें भी बहुत सारी रचनाएं संकलित हैं, कविताएं। ठीक, तो ये भी इनका इसी में 1935 से 1945 तक प्रकाशन में आया। पंत जी यथार्थवादी कविताएं प्रगतिवादी के पुरस्कर्ता के रूप में सामने आती हैं। इस काल तक आते आते पंत जी जो है कार्ल मार्क्स, एक पता होगा आपको, एक समाजशास्त्री ही नहीं एक विचारक भी थे, तो कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांतों की प्रशंसा करने लगे। ठीक, उन्होंने मार्क्स के प्रति शीर्षक कविता में अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो एक मार्क्सवादी विचारधारा, एक जो है गांधीवादी विचारधारा, और एक साम्यवादी विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा, ये सारी विचारधाराएं इसी समय की हैं जब जो है एकदम से इंडिया में भी क्रांति चल रही थी। उस समय जो है लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उसी समय की हैं। इसी समय तमाम प्रकार की विचारधाराएं, बहुत सारे विचारक आए, उन्होंने अपने अपने विचार दिए, तमाम प्रकार के दर्शन आते गए, उसमें विभिन्न विचारों को लोग पढ़ते गए। तो उनमें एक मार्क्सवादी विचारधारा से कुछ प्रेरित हुए। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। और जो है उन्होंने मार्क्स के प्रति शीर्षक कविता, मतलब प्रति एक कविता में क्या लिखा, उस भाव को व्यक्त करते हुए लिखा। उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि साक्षी है इतिहास आज होने की पुनः युगांतर, श्रमिकों का अब शासन होगा उत्पादन यंत्रों पर, धन्य मार्क्स चिर तमच्छन पृथ्वी के उदय शिखर पर। उसके बाद में और आगे की लाइन है, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। मतलब उनकी जो प्रशंसा करते हुए लिखते हैं मार्क्स की, कि अगर तुम ना आते तो जो ये पूंजीपति वर्ग था, वो सर्वहारा वर्ग को, यानी जो नीचे वर्ग होते हैं, मतलब कि जो गरीब वगैरह लोग, उनको दबा के रखा था अभी तक। आप आए और आपने जो है सर्वहारा वर्ग के लोगों को, ठीक है, ऊपर उठाया, और जो बड़े वर्ग के लोग थे उनको नीचे किया। और अब जो है ऐसा नहीं होगा कि पूंजीपति लोग राज्य करेंगे। साम्यवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा लगभग एक समकालीन, मतलब एकदम से मैच खाती हैं। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि साक्षी है इतिहास आज होने का पुनः युगांतर। युगांतर मतलब युग में परिवर्तन होने वाला है। श्रमिकों का अब शासन होगा, जो श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनका शासन होगा। उत्पादन यंत्रों पर, जो उत्पादन यंत्र हैं उन पर इनका साधन होगा। धन्य मार्क्स चिरतमच्छन पृथ्वी के उदय शिखर पर, यानी पृथ्वी पर तुम प्रकट हुए, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। मतलब जैसे जब कोई बहुत बड़ी चीज हो जाती है तो शंकर भगवान के त्रिनेत्र से जो है, जैसे वीरभद्र या फिर और भी लोग हैं, तो त्रिनेत्र जब शंकर भगवान का खुलता है तो प्रलय आ जाती है। तो वही कहते हैं कि आपने जैसे शंकर भगवान प्रलयंकर, मतलब कि त्रिनेत्र खोलते हैं तो प्रलय आ जाती है, उसी प्रकार से तुमने जो है इस दुनिया में प्रलय ला दिया और सर्वहारा वर्ग को ऊंचा उठाया, श्रमिकों को ऊंचा उठाया, पूंजीपति वर्ग को दबाया है। ठीक, तीसरा देखिए अंतःचेतनावादी युग, ये 1946 से 1948 तक। स्वर्ण किरण इनकी जो है काव्य संग्रह है। उसके बाद में स्वर्ण धूलि इनकी रचनाएं इसमें प्रकाशन में आई। उसके बाद में नव मानवतावादी युग आता है सन 1949 के बाद। उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद और अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, अभिषेकिता, उसके बाद में समाधिता, इनकी आदि रचनाएं 1949 के बाद में जो है आपके सामने आती रही हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद में और देखते हैं हम, पंत जी की काव्य यात्रा अनवरत रूप से जारी रही। उनकी कविताएं समय अनुसार परिवर्तित होती रही हैं, अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होती रही हैं। जब जब विचारधाराएं चेंज होती गई तो इनकी कविताओं में वो चेंज देखने को मिल जाता है मित्रों। ठीक है, तो पंत जी से आपने ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको समझा। हालांकि पंत जी छायावादी काव्य की विशेषताओं में भी विद्यमान है। पंत जी की कविता में बहुत काल्पनिकता भी व्याप्त है। ठीक है, प्रकृति का अत्यंत अनूठा चित्र खींचा है जो है पंत जी ने। साथ ही साथ इनके पंत जी के काव्य में नवीन अभिव्यंजना पद्धति विद्यमान है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न भी इनसे कभी कभी पूछे जाते हैं। इनकी भाषा कैसी थी, तो भाषा पर भी इनका पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, और भावानुकूल शब्द चयन भी ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेते थे। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, इनकी भाषा को लेकर के एक उदाहरण आता है सामने कि धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़िधर। ये बादलों को इस प्रकार से बता रहे हैं कि धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़िधर। ये इनकी फेमस जो है एक पंक्ति है जिसमें बादलों के बारे में बताते हैं कि कभी कभी तुम सफ़ेद होते हो, कभी काले होते हो, कभी एकदम से विकराल रूप धारण करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक, और हम आगे बात करेंगे कि जो है निराला की कौन सी जो है, निराला जैसे कि निराला एक क्रांतिकारी थे। निराला में निराशावादी स्वर मुखरित हुआ है, बड़े ही
ये जो है निराशावादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जैसे स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यह पिक या सिखी नहीं आते। मतलब सिखी मतलब होता है तोता वगैरह, ठीक है। मोर, तोता, ये विभिन्न प्रकार के पंछी जो है हमारे डाल पर अब नहीं आते। मतलब एकदम से जो हमारे शरीर का रस था वो एकदम से खत्म हो चुका है। अब केवल सूखी एकदम शरीर ही बची है। तो निराला जी के बारे में भी बात करेंगे। निराला जी की भी रचनाओं पर या फिर उनसे रिलेटेड जो प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा गया होगा उसको मैं उठाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ व्याख्या खंड भी आपके सामने जल्द ही सारी चीज़ें लाने का प्रयास करूंगा। मातृभूमि कविता की व्याख्या अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा आप लोग टाइम मिले तो। ठीक, चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।